हेलो एवरीवन, आज हम चर यानी वेरिएबल के विषय में चर्चा करेंगे। किसी प्राणी, वस्तु या चीज के मापन योग्य गुणों को चर कहा जाता है। अब किसी भी वस्तु, चीज या घटना को चर कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें मापे जाने का गुण होना चाहिए। चर कहलाने के लिए किसी वस्तु, चीज या प्राणी के गुणों का मापन सिर्फ मात्रात्मक ढंग से ही हो, ये जरूरी नहीं है। यदि उनका मापन गुणात्मक ढंग से भी होता है तो वो चर कहलाएंगे। जैसे प्रजाति, यौन, धर्म, भाषा, कुछ ऐसे ही चर के उदाहरण हैं गुणात्मक मापन में। अब हम बात करते हैं चर के प्रकार की। तो पहला है स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर और तीसरा मध्यवर्ती या संगत चर या बहिरंग चर। तो सबसे पहले स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र चर वह चर होता है जिस पर अध्ययनकर्ता का नियंत्रण होता है, जिस पर जो हमारा रिसर्चर है वो उसका पूरा का पूरा नियंत्रण होता है, पूरा कंट्रोल होता है, वो हमारा स्वतंत्र चर कहलाता है। जैसे यदि प्रयोगकर्ता विषय के प्रतिक्रिया काल पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है तो वह प्रकाश की मात्रा को घटा बढ़ाकर विषयों के प्रतिक्रिया काल पर पड़ने वाले प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करेगा। यहाँ जो प्रकाश है वो स्वतंत्र चर है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र चर की। ये जो 2 टाइप्स आप देख रहे हैं, ई टाइप चर और एस टाइप चर, ये क्या होता है? ई टाइप हमारा जो होता है, ई टाइप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यह वो स्वतंत्र चर है जिनका प्रयोगकर्ता या वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रहसन करता है। जैसे यदि अनुसंधानकर्ता पढ़ने पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है और वो प्रकाश को घटा बढ़ाकर पढ़ने पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है, तब ये प्रकाश जो है वो सक्रिय चर होगा, जिसमें कि वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर पा रहा है रिसर्चर, तो वो ई टाइप कहलाएगा। अब एस टाइप चर क्या कहलाता है? यह वो स्वतंत्र चर है जिसका प्रयोगकर्ता या वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रहसन नहीं करता है, बल्कि इस प्रकार के चरों का प्रहसन वो चयन प्रक्रिया के द्वारा करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यदि कोई प्रयोगकर्ता यौन का प्रभाव बुद्धि पर क्या पड़ता है यह देखना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रयोज्यों के 2 समूहों का चयन करेगा। एक समूह पुरुष प्रयोज्यों के होंगे और दूसरा समूह महिला प्रयोज्यों के होंगे। इसके बाद दोनों समूहों पर बुद्धि परीक्षण क्रियान्वयन किया जाएगा, आगे की क्रिया की जाएगी। यहाँ प्रयोगकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि प्रयोज्य के यौन में किसी तरह का सीधा परिवर्तन करके अर्थात जोड़ तोड़ करके आगे की क्रिया करे। दूसरे शब्दों में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ यहाँ मात्र चयन द्वारा ही किया जाना संभव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू मैनिपुलेशन करता है रिसर्चर और यहाँ डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकता है। तो दीज आर दी 2 टाइप्स, ई टाइप चर और एस टाइप चर। अब बात करते हैं आश्रित चर की, यानी या परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल हम कहते हैं, डीवी। सो आश्रित चर वह चर है जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर के प्रदर्शित करने पर प्रदर्शित होता है, स्वतंत्र चर के हटाने पर अदृश्य हो जाता है और स्वतंत्र चर की मात्रा में परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है। जो हमारा डीवी है वो जैसे आईवी हमारा प्रदर्शित किया गया आया तो डीवी भी दिखेगा। अब इसको हटा लिया जाए तो ये भी अदृश्य हो जाएगा। पूरा का पूरा जो डीवी है वो आईवी पे डिपेंडेंट होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर वह है जिसके बारे में हम पूर्व कथन करते हैं, जिसके बारे में प्रयोगकर्ता प्रिडिक्शन करना चाहता है, वो डीवी कहलाता है। अब इसके बाद बात आती है मध्यवर्ती चर या संगत चर। संगत चर या मध्यवर्ती चर क्या होता है? ऐसे चरों को संगत चर कहते हैं। यह वह चर होते हैं जो परतंत्र चर को ही प्रभावित करते हैं। ये जो हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल को हमारे प्रभावित करते हैं। इन चरों को जब तक नियंत्रित करके प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्रयोग से शुद्ध परिणाम प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के सेशन में हमने देखा कि स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर, ये तीनों चर कैसे एक दूसरे से अलग हैं, इनको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, आईवी क्या है, डीवी क्या है और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या क्या हैं। हम बात करेंगे कंट्रोलिंग द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, यानी बहिरंग चरों को हम किस प्रकार से नियंत्रित करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बहिरंग चर हैं वो हमारे आश्रित चर को प्रभावित करते हैं।
तो जब तक इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे अपने स्टडी में, हमारे जो स्टडी का रिजल्ट है वो बहुत ही शुद्ध नहीं प्राप्त होगा हमको। तो सबसे पहला आता है इसमें मेथड ऑफ एलिमिनेशन, पृथक्करण विधि। ये क्या है? बहिरंग चरों को नियंत्रित करने की यह सबसे प्रचलित विधि है। इसका आशय है कि वे तत्व जो स्वतंत्र एवं आश्रित चरों के संबंध को प्रभावित कर सकते हैं स्टडी में, यदि संभव हो तो उन्हें अध्ययन परिस्थिति से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। जैसे अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं और हमें पता है कि इसमें नॉइज का इनहिबिटरी इफेक्ट पड़ेगा, अवरोधक प्रभाव पड़ सकता है, तो प्रयोग को हम ध्वनि निरोधक कक्ष यानी साउंड प्रूफ रूम में करके इस नॉइज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेथड ऑफ एलिमिनेशन हो गया। दूसरा है मेथड ऑफ कंस्टेंसी ऑफ कंडीशंस, यानी दशाओं की स्थिरता विधि। दशाओं की स्थिरता का तात्पर्य है कि सभी प्रयोज्यों या समूहों को एक समान परिस्थिति में कार्य दिया जाए। जैसे कि कुछ हमने जो सब्जेक्ट लिए, तो उन सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स का एक समूह लिया, अलग अलग समूह लिए, तो उन सभी प्रयोज्यों को या सभी समूहों को समान दशाओं में ही कार्य दिया जाए, तो फिर हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है बैलेंसिंग, संतुलन विधि। यदि बाह्य चरों को प्रयोग में प्रारंभ से अंत तक स्थिर करना संभव न हो, तो इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। यदि यह ज्ञात है कि प्रयोग की अवधि में अमुक अमुक बाह्य चर सक्रिय हो सकते हैं, तो उस दशा में प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूहों में बाह्य परिवर्तनों को समान रूप से वितरित कर सकते हैं। इस प्रकार बाह्य परिवर्तनों के संभावित प्रभाव से दोनों समूह बराबर हो जाएंगे। अब प्रायोगिक समूह पर स्वतंत्र परिवर्तन प्रशासित किया जाए, परंतु नियंत्रित समूह उसके प्रभाव से मुक्त रखा जाए। यदि ऐसा करने के बाद भी दोनों समूहों के कार्यों में अंतर है, तो उसे स्वतंत्र परिवर्तन का परिणाम मानने में कोई संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि बाह्य परिवर्तनों की दृष्टि से दोनों समूह संतुलित थे। यदि मान लें कि एक प्रयोग में प्रयोज्यों की उम्र, शिक्षा एवं यौन भिन्नता के भी प्रभाव की संभावना है, तो दोनों समूहों में प्रयोज्यों को उपयुक्त कारकों की दृष्टि से एक समान रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने दो समूह लिया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो हमने अगर स्त्री और पुरुषों की संख्या प्रभावित कर सकती है, ठीक है, जेंडर, तो स्त्री और पुरुषों की संख्या हम सेम रखेंगे। जैसे अगर मेल हम 30 रख रहे हैं, तो हम फीमेल भी 30 रखेंगे। सो दिस इज मेथड ऑफ बैलेंसिंग, कि हमने संतुलित करके स्टडी की। फिर नेक्स्ट है काउंटर बैलेंसिंग, प्रति संतुलन। यदि किसी प्रयोग में किसी प्रयोज्य या समूह को कई अवस्थाओं में कार्य करना पड़ता है, तो उसके व्यवहार पर अभ्यास एवं थकान का प्रभाव दिख सकता है। तो ऐसा होने से परिणाम की विश्वसनीयता संदेहास्पद हो जाएगी। प्रयोग के प्रारंभिक प्रयास, जिज्ञासा, प्रत्याशा एवं अभ्यास जैसे अनुकूल कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, संबंधित क्रमों या चरों को प्रति संतुलित कर देना चाहिए हमें। प्रथम, द्वितीय एवं प्रथम या इसी क्रम को परिवर्तित करके प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्टडी है जिसमें लाल एवं पीले रंग उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया काल का मापन करना है। अब यदि पहले लाल उद्दीपक को और बाद में पीले उद्दीपक, या पहले पीले उद्दीपक या बाद में लाल उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया ली जाएंगी, तो प्रारंभिक प्रयास एक तरह के प्रभाव अनुकूल और अंतिम प्रयास दूसरे तरह के प्रभाव प्रतिकूल से प्रभावित हो जाएंगे। इस असमान प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए इन उद्दीपकों को हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे ए बी बी ए। जैसे यहाँ पे यदि ए हमारा रेड कलर हो गया और बी हमारा येलो कलर हो गया, तो इसी प्रकार से हम इसकी जो सीक्वेंस है उसको चेंज करके, जैसे हम इसको आर वाई वाई आर कर दिए, या फिर वाई आर आर वाई कर दिए। इसकी जो सीक्वेंस है उसको उलट पुलट करके हम अगर स्टडी में रख लेंगे, तो हम थकान और जो ये हमारा अभ्यास का जो प्रभाव है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, और हमारा जो परिणाम है वो शुद्ध प्राप्त होगा। तो दिस इज कॉल्ड काउंटर बैलेंसिंग। फिर है मेथड ऑफ रेंडमाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं
कि प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूहों में यादृच्छिक रूप से हम प्रयोज्यों को विभक्त कर देते हैं, हम सब्जेक्ट्स का रैंडमाइजेशन कर देते हैं, यादृच्छिक रूप से वितरित करते हैं अपने स्टडी में जो सब्जेक्ट्स को, तो इससे भी बहुत हद तक हमारा जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो नियंत्रित हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि चर क्या होते हैं, चर के प्रकार क्या हैं, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हम किस किस विधियों के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।